डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने इनवर्स स्केयर लॉ के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्री फॉलिंग बॉडी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसका वैल्यू कहाँ कम या ज़्यादा रहता है, और इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फ्री फॉलिंग बॉडी? फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है? देखिए, अगर अर्थ सरफेस के नियर बाय कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उस ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हो, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना, ये देखिए जैसे पेन है, इसको किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो ये नीचे की तरफ मूव करने लगता है। इस तरह से आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, तो उसको किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हो तो वो अर्थ सरफेस की तरफ मूव करने लगता है। अर्थ सरफेस की तरफ मूव करने लगता है, इसका मतलब हो गया कि अर्थ जो है इस बॉडी पे क्या लगा रही है, एक फोर्स, जो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स का भी हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको, यानी कि अर्थ जो है उस बॉडी पे क्या लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, जिसके कारण ये बॉडी जो है वो लगातार अर्थ सरफेस की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, मूव हो रही है स्टूडेंट। तो ये जो फिनोमिना है ना कि कोई भी बॉडी है, अगर देखिए एक तो इस बॉडी को, ये जो पेन है इसको देखिए, एक तो मैं फोर्स लगा के नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, और एक ये जो है देखिए मैंने होल्ड कर रखा और जैसे छोड़ता हूँ ये ऑटोमेटिक अपने आप नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, यानी मैं फोर्स नहीं लगा रहा नीचे की तरफ, फिर भी ये पेन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जब भी कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ सरफेस की तरफ मूव करने लगती है या नीचे की तरफ मूव करने लगती है ना, तो इस बॉडी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी। तो किस तरह से डिफाइन करोगे इस चीज को? ए बॉडी इज सेड टू बी फ्री फॉलिंग। कोई भी बॉडी है उसको हम कहेंगे कि वो फ्री फॉल कर रही है। कब? व्हेन इट फॉल फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइडेड बाय द अर्थ। जब सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी जो है वो फॉल कर रही है या नीचे की तरफ जा रही है, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये नीचे की तरफ जा रही है, तो इस बॉडी को हम बोलेंगे बॉडी जो है वो फ्री फॉल कर रही है स्टूडेंट। तो ये होता है फ्री फॉलिंग बॉडी। अब कोई भी बॉडी फ्री फॉल कर रही है, यानी कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है मूव कर रही है, तो देखिए जैसे मैंने इस पेन को यहाँ से छोड़ा था तो ये इस तरह से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, या आप किसी भी सर्टेन हाइट से किसी स्टोन को छोड़ते हो तो स्टार्टिंग में उसका जो वेलोसिटी होता है वही रहता है कि उसका वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे जाता है तो इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपको बताएं कि आप किसी भी, यानी कि किसी भी हाइट से किसी स्टोन को या किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ छोड़ते हो, ड्रॉप करते हो, तो उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो लगातार बढ़ता जाता है। वेलोसिटी कह रहे हैं, समझ आ रहा है ना, स्पीड वेलोसिटी एक ही बात है। वेलोसिटी का मतलब हो गया कि ये जो आपका स्टोन है वो नीचे की तरफ, यानी कि एक पर्टिकुलर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो है मूव कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी बोल रहे हैं बार बार, वेलोसिटी का मतलब ये जो है नीचे की तरफ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो इसकी वेलोसिटी जो है ना, वो स्टार्टिंग वाली जो वेलोसिटी थी वही रहती है, लगातार नीचे की तरफ जाता है तो इसका वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होता है स्टूडेंट। तो यानी कि इसका जो वेलोसिटी है ना किसी भी बॉडी का, वो जो है लगातार बढ़ता जाता है। यानी कि अगर किसी बॉडी को आप 10 मीटर से ड्रॉप करते हो और किसी बॉडी को 50 मीटर है, 50 मीटर है, वहाँ से ड्रॉप करते हो, तो जहाँ से 50 मीटर से ड्रॉप किया है ना, और बिल्कुल उस बॉडी का जो बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास जाएगी वो बॉडी, तो उसका जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगा किससे? जिस बॉडी को आपने 10 मीटर से ड्रॉप किया है। सेम बॉडी को आप, सेम स्टोन को लीजिए, एक 10 मीटर से ड्रॉप कीजिए और नोट कीजिए कि इसका वेलोसिटी अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास, यानी रेस्ट में आने से पहले कितना है, और एक आप 100 मीटर या 50 मीटर यानी ज़्यादा हाइट से किसी स्टोन को जो है नीचे की तरफ ड्रॉप कीजिए, तो आप उसको नोट कीजिए कि उसका अर्थ सरफेस
के पास यानी रेस्ट में आने से पहले उसका वेलोसिटी कितना है। तो आप जितनी ज़्यादा हाइट से किसी बॉडी को नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे ना, उसका वेलोसिटी भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉडी का, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब उस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट। और किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटी के कारण। इसलिए इस एक्सीलरेशन को नाम देते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको क्या किस तरह से डिफाइन करेंगे, द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के कारण किसी बॉडी के अंदर, फ्री फॉलिंग बॉडी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण फ्री फॉलिंग बॉडी के अंदर जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है स्टूडेंट। तो स्मॉल जी का वैल्यू आ गया आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस तरह से आया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इसका कैलकुलेशन। इसके कैलकुलेशन से पहले आपको बताएं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, यानी स्मॉल जी का वैल्यू ना बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट। अब मास पे डिपेंड नहीं करता तो आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तो आपके पास कोई पेपर है, पेज है कोई, और एक आपके पास स्टोन है, तो दोनों को फेंकते हो तो दोनों के अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या दोनों की जो स्पीड है उनमें डिफरेंस होता है स्टूडेंट। यानी कि पेज जो है धीरे धीरे लहराता हुआ आता है जबकि आपका स्टोन पहले पहुंच जाता है। तो ये उसके मास के कारण नहीं हो रहा, उसकी शेप के कारण हो रहा है। यानी कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, वो मास पे कभी डिपेंड नहीं करता। ये उनकी शेप के कारण, पेज का शेप कुछ ऐसा है कि उसका जो अपोज है, एयर जो उसका अपोज ज़्यादा कर रही है उसके मोशन का, तो वो धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा, अगर आपके पास कोई बॉडी है वो अगर नीचे की तरफ मूव कर रही है ना स्टूडेंट, फ्री फॉल कर रही है, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और अगर आपके पास कोई बॉडी है उसको आपने फोर्स लगाया और ऊपर की तरफ फेंक दिया, यानी आपके पास कोई बॉल है, बॉल को आपने फोर्स लगा के ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो ऊपर की तरफ जा रही है। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, यानी कि अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। जब कोई बॉडी मूव कर रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसका जो बॉडी का जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ भी होगा, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है उस बॉल का, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। और यानी कि उसके अंदर भी फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, यानी कि हम उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्यों? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तब भी चेंज आ रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब भी चेंज आ रहा है, तब भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन डिफरेंस है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो किसी बॉडी को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना वर्टिकल, तो उसका वेलोसिटी लगातार कम होता है, यानी उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, कौन सा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और कितना होता है उस एक्सीलरेशन का वैल्यू होता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है स्टूडेंट। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद हम करते हैं इसका कैलकुलेशन ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कि एक स्टोन है जिसका मास जो है ना स्मॉल m है, उसको किसी सर्टेन हाइट से जो है ना ड्रॉप करते हैं, या फिर उसका मान लीजिए कि अर्थ सरफेस के ऊपर रखा हुआ, अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसका जो उस अर्थ और उस स्टोन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कैपिटल R है। तो मैंने बताया था अगर आपके पास अर्थ सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं जहाँ R क्या होता है, दोनों के बीच का सेंटर से डिस्टेंस। लेकिन अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसकी बात करते हैं ना, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं ना वो लेते हैं अर्थ का जो रेडियस होता है वो, क्योंकि अर्थ का रेडियस इसके रेडियस कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका जो रेडियस आप ऐड करो ना करो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप डायरेक्ट जो है क्या ले सकते हो, अर्थ का रेडियस। तो यहाँ कैपिटल R जो है वो अर्थ का रेडियस है और कैपिटल M जो है वो अर्थ का मास है। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, F = G mm/r², यानी कि
एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ उस स्टोन पे लगा रही है, जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम क्या है मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम क्या है मास ऑफ स्टोन है, आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ है स्टूडेंट। या ये मान लीजिए दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है। इसके बाद दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन द स्टोन ड्यू टू विच द स्टोन मूव्स डाउनवर्ड। अब देखिए ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से जो आपका स्टोन है, स्टोन के अंदर क्या होगा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, स्टोन के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा जिससे जो आपका स्टोन है वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। नीचे की तरफ मूव स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब उस पर फोर्स लगा है। फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। तो आपका देखिए ये भी स्टोन पे लगने वाला फोर्स है, उसका फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि उसका कुछ मास भी है और उसके अंदर एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ है। और ये फॉर्मूला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस पर फोर्स लग रहा है। तो दोनों सेम है, दोनों को क्या रखते हैं बराबर रखते हैं, दोनों ही फोर्स है जो कि स्टोन पर लग रहे हैं, तो दोनों को इक्वल रखा, इक्वल रखेंगे तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, क्योंकि मास ऑफ स्टोन कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा ए स्मॉल ए इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, इंटू में एम मास ऑफ अर्थ है जो कि 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, आर जो है रेडियस अर्थ का जिसका वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। इसका स्केयर कर दीजिए स्टूडेंट। तो अभी जैसे इसको सोल्व करोगे तो स्मॉल ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर, जो क्या है एक्सीलरेशन है। कौन सा एक्सीलरेशन, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि हमारे पास वैल्यू आ गया स्मॉल जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर। इसके बाद देखिए ये आपका अर्थ है, आपका अर्थ है ना वो बिल्कुल जो है ना सर्कल नहीं है, कुछ इस शेप का होता है, यानी कि इलिप्टिकल शेप का होता है, अंडाकार होता है। तो अर्थ के अंदर क्या होता है, आपका जो ये वाला जो रेडियस लेते हो ना अर्थ का, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस अर्थ सरफेस पे, ये वाला रेडियस ना कैपिटल आर है मान लीजिए, और ये वाला जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो आपका जो कैपिटल आर है वो क्या होता है ग्रेटर देन होता है स्मॉल आर, यानी ये वाला रेडियस ज़्यादा होता है, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है कम होता है स्टूडेंट। तो उस तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का उसका फॉर्मूला है, यानी कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि अगर दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर, यानी कि जो आपका फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि अगर जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है ज़्यादा। डिस्टेंस कम कहाँ हो जाता है, पोल पे ये वाला जो अर्थ सरफेस तक का जो रेडियस है वो क्या होता है कम होता है। तो आपका जो पोल है वहाँ पे जो जी का वैल्यू जो है ना वो क्या रहता है मैक्सिमम रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहता है स्टूडेंट। इसके बाद इक्वेटर पे बात करें, इस साइड और इस साइड जो आर का वैल्यू है ना वो बढ़ जाता है। अगर आर बढ़ गया तो जी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा कम, एफ का वैल्यू कम हो गया तो जी क्या हो गया मिनिमम हो गया, कम हो गया। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो है वो मिनिमम रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम रहता है। इक्वेटर और पोल पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या रहता है मैक्सिमम रहता है स्टूडेंट। और दूसरा जो सरफेस है अर्थ सरफेस उस पे भी जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, जबकि अर्थ सरफेस से अगर अर्थ के अंदर जाओगे, अर्थ सरफेस के अंदर जाओगे, अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स या जो जी का वैल्यू है वो कम हो जाता है। यानी कि अर्थ सरफेस पे जी का वैल्यू मैक्सिमम रहता है, अगर अर्थ सरफेस के नीचे जाते हो अर्थ सरफेस के अंदर या अर्थ सरफेस से आप ऊपर की तरफ जाते हो तो जी का वैल्यू जो है स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि आपका यहाँ से दूर जाते हो इसका मतलब आर बढ़ रहा है तो स्मॉल जी का वैल्यू जो है डिक्रीज होगा। और अर्थ सरफेस के अंदर जा रहे हो तो सेंटर पे, अर्थ सरफेस के सेंटर पे फोर्स कहाँ से लग रही है सेंटर से लग रही है, और सेंटर पे फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जीरो होगा, जी का वैल्यू जीरो होगा। तो अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हो तो वैल्यू क्या होता है डिक्रीज होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। देखिए 3 इक्वेशन होती है मोशन की, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ये जो इक्वेशन है वो यहाँ कैसे लगाएंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से
जो है यूज करेंगे। तो फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी होता है फाइनल वेलोसिटी, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सीलरेशन, टी होता है टाइम। तो यहाँ देखिए आपका जो ए है ना एक्सीलरेशन, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का, तो इस एक्सीलरेशन की जगह यूज करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए आपका जो इक्वेशन है फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस होता है डिस्प्लेसमेंट, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t होता है टाइम टेकन, a होता है एक्सीलरेशन, t होता है टाइम टेकन। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में s हो जाता है h, यानी डिस्प्लेसमेंट तो हो जाता है हाइट। बॉडी क्या कवर करती है, हाइट कवर करती है बॉडी को। किसी बॉडी को जो है ऊपर फेंक रहे हैं, या कोई बॉडी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो क्या कवर कर रही है, हाइट कवर कर रही है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट हो जाता है इस केस में, और आपका g है, g की जगह सॉरी a है, a की जगह हो जाता है स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपके पास नया इक्वेशन आ जाता है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यूएस। एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ देखिए a की जगह तो आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s की जगह आ जाएगा हाइट, डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाता है हाइट। तो फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में इक्वेशन बन जाता है 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्टूडेंट। तो ये तीनों इक्वेशन है जो फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर ये पॉइंट आप अच्छे से देख लेते हो तो जो न्यूमेरिकल्स है वो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। यानी जो फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर न्यूमेरिकल्स है आप ये तीनों इक्वेशन लगा के जो है अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो और इन बातों को ध्यान में रख सकते हो। जैसा फर्स्ट है, व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग vertically downward its velocity increasing so the acceleration due to gravity is taken as positive। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी को आप वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है g इज इक्वल टू, यानी कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे आपको वैल्यू लेना है वो g का, वो प्लस का लेना है, यानी प्लस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू लेना है। दूसरा कह रहा है किसी बॉडी को वर्टिकली आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो वहां पे आपको जी का वैल्यू लेना है, वो क्या लेना है, नेगेटिव, यानी जी का वैल्यू आपको लेना है जी इज इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड है व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम ए हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। अगर किसी बॉडी को आप किसी हाइट से फ्री फॉल करवा रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ना u, वो ऑटोमेटिक जीरो, यानी कि जीरो लेना है स्टूडेंट। उस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो भी आप जीरो लेके चलोगे। अगर किसी बॉडी की बात कर रहे हैं कि उस क्वेश्चन में कि बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से फॉल करवा रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं, तो आपको समझ आना कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, जीरो, और उसका यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और जैसे उसको छोड़ेंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास होगी, रेस्ट में आने से पहले उसका फाइनल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी v बिकम्स जीरो। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, देखिए किसी बॉडी को अगर हम नीचे की तरफ फ्री फॉल करवा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेना। अगर किसी बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, उस क्वेश्चन के अंदर जो आपका फाइनल वेलोसिटी है ना v, उसको जीरो लेना, v को जीरो लेना, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप जैसे उसको फोर्स लगाए ऊपर फेंक रहे हो तो बॉडी ऊपर जा रही है, लगातार उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है। एक ऐसा केस होगा कम होते होते जीरो हो जाएगी। अगर वो जीरो हो जाती है ना स्टूडेंट, अगर देखिए किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, लगातार वेलोसिटी कम होगी, कम होते होते एक हाइट ऐसी आएगी, उस हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। वो बॉडी जो है रेस्ट पे आ जाएगी, फिर रुकने के बाद वापस से उसकी वो नीचे आने लगेगी, यानी उसकी वेलोसिटी वापस से इंक्रीज होने लगेगी स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी मान के चलेंगे v इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद लास्ट याद रखना कि द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टू टेक टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी को हम
किसी हाइट से, इस हाइट से जो इस बॉडी को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं सरफेस पे, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने जितना टाइम लगाया ना, तो वो बॉडी वापस यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। यानी कि टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि कोई भी बॉडी हम यहाँ से इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में इसको जितना टाइम लगा, मान लेते हैं कि इसको 2 मिनट लगे, तो इसको वापस आने में भी 2 मिनट का ही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा स्टूडेंट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, और ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।